गेट, आईएएस, एजेई एग्जाम्स, इन सब में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट आपको डायमीटर निकालना। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर water level of that can be find out the minimum size of the glass tube that can be used to measure water level in the capillary rise in the tube. The capillary rise in the tube is to be restricted to 2 mm. Full stop. Consider surface tension of water in contact with air as 0.073575 न्यूटन पर मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है। फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर वाटर लेवल। The capillary rise in the tube is to be restricted to 2 mm. Consider surface tension of water in contact with air as 0.073575 न्यूटन पर मीटर। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सिंपल है, आपको बेसिकली आपको पता है कि जो h होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी। तो अगर ये h आपको पता है कि h अगर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं जी h तो मेरे को चाहिए कितना 2 mm, जैसे यहाँ पे कह रहा है h 2 mm है, तो देखो h 2 mm लेने के लिए d का एक साइज लेना होगा आपको, है ना। d मतलब साइज ऑफ ट्यूब लेना होगा, वही निकालना है, d निकालना है। कह रहा है d कितना होना चाहिए, और ये जितना कम होगा, है ना। अगर आप देखोगे find the minimum size of the glass tube that can be used to measure water level of the capillary rise in the tube is to be restricted to 2 mm। तो h आ गया 2 mm। सिग्मा सरफेस टेंशन है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन 0.073575 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, और चूंकि वाटर की बात कर रहे हैं और ग्लास की बात कर रहे हैं तो थीटा को अपने को 0 डिग्री लेना है, राइट। थीटा को क्या लेना है, ये वैसे भी आपको वाटर के केस में थीटा 0 डिग्री लेना है, और रो आपको पता ही है वाटर के लिए क्या होता है 1000 और g 9.81। सो आपको d निकालना है डियर स्टूडेंट, तो d क्या हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा, cos 0 1 होता है तो वो लेने की जरूरत नहीं है, 4 सिग्मा बाय डियर स्टूडेंट रो जी एच, यही हो जाएगा। सो 4 सिग्मा क्या है 0.07375 divided by rho is 1000, g is dear to 9.81 और h हाइट 2 mm है, इसको मीटर बनाना होगा, सो 2 into 10 to the power -3 जो भी आएगा इतना मीटर है। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 1000 mm में आ जाएगा। ये मिनिमम साइज का, राइट। अगर आप ट्यूब लेते हो तो आपका कैपिलरी राइज 2 mm रेस्ट्रिक्ट रहेगा। सो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक 1.5 सेंटीमीटर आया, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सो इसका आंसर बेसिकली आप फाइंड आउट करके शेयर करो। सो ये ऐसा क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट इसको मैंने इसलिए करा कि कई बार h फाइंड नहीं करना होता है, h दिया हुआ होता है और साइज वगैरह फाइंड करना होता है, कई बार सरफेस टेंशन निकालना होता है। सो यू हैव टू फाइंड लाइक दिस। सो आई होप कि सरफेस टेंशन का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है, ये कैपिलरी राइज और फॉल का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती नहीं है स्टूडेंट, बट हाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह का स्कोप यही है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने कराया वो होता है। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस डियर स्टूडेंट। सो इस पे हम आते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो फ्लूइड के लिए अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। और ये बल्क मॉडुलस के अलावा एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली बल्क मॉडुलस का ही रेसिप्रोकल होता है। सो कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलवेज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, ये याद रखना। बल्क मॉडुलस का ही क्या है, ये रेसिप्रोकल है, या बल्क मॉडुलस
कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होगा, मींस बल्क मॉडुलस is equal to 1 by compressibility और compressibility is equal to 1 by bulk modulus, और you can say compressibility into bulk modulus is 1, क्योंकि दो रेसिप्रोकल चीज का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। तो एक तो ये याद रखना, राइट। एंड सबसे पहले बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कंप्रेसिबिलिटी तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखो अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज में मैंने बल्क मॉडुलस ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया होगा, बट वो सॉलिड मटेरियल के लिए था। वहां ये था कि अगर मटेरियल पे फोर्स लगाते हो और उसकी वजह से उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, तो स्ट्रेस की वजह से उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा इसको बेसिकली वॉल्यूम मॉडुलस भी बोलते हैं। सो जो वॉल्यूम चेंज होगा तो उससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, मींस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हैं तो उसमें वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है, और उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मींस चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा। और अगर मैं स्ट्रेस को डायरेक्ट स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड करूं तो एक मॉडुलस मिलता है, व्हिच इज बल्क मॉडुलस। बट यहाँ पे कुछ वैसा ही है डियर स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा सीन चेंज है। यहाँ पे किसी भी फ्लूइड के लिए अगर आप देखो स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रेशर की बात करेंगे। तो जब किसी लिक्विड पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर में जो चेंज होता है बेसिकली उसकी वजह से उसका बेसिकली वॉल्यूम चेंज होता है। किसी लिक्विड की अगर बात करो आप, तो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से उसमें वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम जो चेंज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, मींस डेल्टा V बाय V। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा ना, ये बेसिकली यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है। सो डियर स्टूडेंट, जो बल्क मॉडुलस होता है इसको K बोलते हैं, और ये होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा डियर स्टूडेंट, जो बल्क मॉडुलस यहाँ पे चेंज इन प्रेशर अगर मान लो डेल्टा P मैंने ले लिया, प्रेशर मान लो चेंज डेल्टा P होगा, तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो, अगर डेल्टा P पॉजिटिव लिया मैंने, मतलब प्रेशर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में माइनस डेल्टा V बाय V लेना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे माइनस डेल्टा V बाय V होगा। माइनस डेल्टा V बाय V में माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव शोज कि डेल्टा P पॉजिटिव अगर बढ़ता है तो डेल्टा V क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये चीज दिखाने के लिए माइनस, इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो dP बाय माइनस dV बाय V। इसको चाहो तो आप V बाय V dP बाय माइनस V dP बाय dV ऐसा भी लिख सकते हो। बट जो फॉर्मूला वाला डेफिनेशन वाला जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज हम याद रखते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, इसकी यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की तो पास्कल होती है, इसकी तो कुछ होगी नहीं क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ये पास्कल ही होगी, यूनिट पास्कल, राइट। तो ये बेसिकली फ्लूइड के लिए स्पेशली आप देखोगे कंप्रेसिबल फ्लूइड मींस एयर वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बल्क मॉडुलस, और कंप्रेसिबिलिटी इसका ठीक उल्टा है और रेसिप्रोकल है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जो बल्क मॉडुलस की यूनिट है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये हो जाएगा, राइट, और पास्कल इनवर्स। सो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, और बल्क मॉडुलस को बेसिकली आप समझ सकते हो। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चूंकि ये 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डेल V बाय V बाय डेल P, राइट। सो इसको मैं माइनस डेल V बाय V डेल P ऐसा भी लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, राइट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सो आई होप इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। देन कम्स डियर स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन डियर स्टूडेंट। सो ओके, सो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का वो है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। डियर स्टूडेंट, ये वेपर प्रेशर और कैविटेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में बार बार यूज होता है। आगे स्पेशली अगर फ्लूइड मशीनरी वगैरह की बात करोगे, स्पेशली जो टरबाइन है, पंप है, यहाँ पे कैविटेशन वर्ड काफी यूज किया जाता है।
और कैविटेशन के लिए बेसिकली वेपर प्रेशर बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखो वेपर प्रेशर सिंपल ये क्या होता है, तो नाम में ही छुपा हुआ वेपर प्रेशर, मतलब ये वेपर का प्रेशर है। तो सबसे पहले ये कौन सा वेपर और किसका प्रेशर, तो देखो सबसे पहले आपको ऐसा समझना होगा, वेपर प्रेशर को अगर आपको समझना है पी वेपर, तो आपको ये समझना होगा कि लेट्स से ये कंटेनर है और इसमें मान लो लिक्विड है, राइट, ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और ये मान लो वाटर है और आपने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया, तो अब ये क्या होगा धीरे धीरे और एक बेसिकली आपने ऐसा एक कंटेनर डाल दिया फॉर एग्जांपल, जो कि इस वाटर से जब स्टीम में वेपर कन्वर्ट होता है तो ये वेपर इस पे एक्यूमुलेट हो जाए, ऐसा कंटेनर एक बना दिया जिसमें ये स्टीम एक्यूमुलेट हो जाए। तो उस टाइम स्टीम और वाटर का एक इंटरफेस होगा, ये जो वाटर है जो कि इवापोरेट हो रहा है और ये जो इवापोरेट होकर स्टीम बन रहा है वो स्टीम और वाटर का बेसिकली ये कांटेक्ट पॉइंट है, इंटरफेस है। इस पॉइंट पे ये जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यही बेसिकली डियर स्टूडेंट ये क्या है स्टीम है और ये क्या है वाटर है। तो यहां पे जो बेसिकली ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा यही प्रेशर वेपर है। मींस अगर आप किसी भी फ्लूइड को गर्म करो और गर्म करने के बाद वो जिस प्रेशर पे बेसिकली क्या कन्वर्ट हो रहा है, जिस प्रेशर पे बेसिकली वो इवापोरेट हो रहा है उस प्रेशर को बेसिकली हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट ये जो प्रेशर है ये बेसिकली उसका जो गैसियस फेज है, मतलब जो स्टीम है वो स्टीम का उसके लिक्विड के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है जिस लेयर पे या जिस सरफेस पे, उस पे ये एक्सर्ट होता है वेपर प्रेशर, आप ऐसा समझ सकते हो। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं वेपर प्रेशर की वैल्यू को कम करता, अगर मान लो वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो वेपर प्रेशर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, डियर स्टूडेंट किसका वाटर का। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो ये वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये यूं कह सकते हो कि वेपर प्रेशर को अगर हम कम कर दे, वेपर प्रेशर को अगर हम कम करें तो हमारा जो टेम्परेचर है जिस पे आप कह सकते हो इवापोरेट हो रहा है या बॉईल कर रहा है वो भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। मींस एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। अगर वेपर प्रेशर को कम करने से बॉइलिंग टेम्परेचर या जिसको आप बोलते हैं इवापोरेशन टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे वेपर प्रेशर बहुत कम होगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। मींस एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब वेपर प्रेशर बहुत कम हो तो वाटर इमीडिएटली क्या होगा, बॉइल करके इवापोरेट हो जाएगा। ये सिचुएशन ही बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है। वेपर प्रेशर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बट वेपर प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर का लिंकेज है इसको समझो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे, मींस वेपर प्रेशर कम करोगे, बॉइलिंग टेम्परेचर या जो इवापोरेशन टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट वाटर के केस में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, बट अगर हम उस प्रेशर को कम करते जाए और बहुत लो प्रेशर करते तो हो सकता है रूम टेम्परेचर विच इज 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी वाटर इवापोरेट कर जाए। लेकिन उस केस में आपका जो प्रेशर होगा उसका वेपर प्रेशर वो बहुत कम होगा। तो ये चीज आपको समझना है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप यूं कह सकते हो वेपर प्रेशर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और इसका उल्टा भी ट्रू है, राइट। अगर हम टेम्परेचर को कम करें तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। मींस वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर या इवापोरेशन टेम्परेचर भी कम होगा। तो इस लॉजिक को अगर हम देखें तो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हमें लगता है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, बट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम प्रेशर हो जाए या यूं कह सकते हो वैक्यूम प्रेशर हो जाए तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो वाटर है वो नॉर्मल जो उस टाइम उसका टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेल्सियस है वो उसी पे इवापोरेट करना स्टार्ट कर दे। तो ये एक डेंजरस फेनोमेना है जिसकी वजह से कैविटेशन एक फेनोमेना अकर होता है। सो कैविटेशन क्या है डियर स्टूडेंट, इसी से लिंक्ड है। लेट्स से वाटर फ्लो कर रहा है, कैविटेशन आपको समझना है। कैविटेशन का मतलब है कैविटी,
कैविटी मींस व्हाट, तो देखो कैविटी क्या है, जब वाटर फ्लो कर रहा है मान लो, या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और फ्लोइंग फ्लूइड में मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम हो गया, मींस आप यूं कह सकते हो कि उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका इवापोरेशन प्रेशर है उससे अगर लो प्रेशर हो गया यहाँ पे, तो अगर उसका इवापोरेशन प्रेशर से लो प्रेशर अगर यहाँ पे जनरेट हो गया तो उस पॉइंट का एयर, उस पॉइंट का जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, उस पॉइंट का वाटर क्या है इवापोरेट होके गैस बन जाएगा और वो एक बबल के फॉर्म में आगे फ्लो करेगा। बट जैसे ही कहीं पे आगे प्रेशर हाई मिलेगा तो वो बबल फट जाएगा। मींस कहीं पे भी अगर वेपर प्रेशर से कम प्रेशर हुआ तो उस पॉइंट पे वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। वाटर इवापोरेट होगा तो बबल फॉर्म होगा, वो बबल आगे वाटर के साथ मूव होगा, जैसे ही प्रेशर थोड़ा हाई कहीं मिलेगा वो बबल फट जाएगा। और बबल जो फटेगा, अगर उसी बबल के पास अगर कोई मान लो एक ब्लेड है या यूं कह सकते हो टरबाइन ब्लेड है या पंप का कोई पार्ट है, तो मेटालिक सरफेस पे वो बबल फटेगा। मेटालिक सरफेस पे बबल फटेगा तो बेसिकली क्या है, एक तो वहां पे आप यूं समझ सकते हो कि साउंड क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और इसमें बेसिकली जो मेटालिक सरफेस है इस पे बेसिकली ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। जो बबल है वो फटेगा तो मेटालिक सरफेस पे एक तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा और मेटालिक सरफेस क्या होगा, एक पिटिंग एक्शन होगा। मेटालिक सरफेस क्या होगा, इरोड होगा। आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे बबल आके सडनली फट गया, इस सरफेस पे इमीडिएटली एक फोर्स लगेगा और ये बार बार अगर ऐसे फेनोमेना होगा तो यहाँ पे क्या है, इरोजन, इरोड होगा, ये इरोड होगा। और ये इरोड होके इस एक्शन को हम बोलते हैं पिटिंग, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन पिटिंग एक्शन। मींस मेटालिक सरफेस में डेंट हो जाएगा, मेटालिक सरफेस में कैविटी फॉर्म होगी। अगर ये मेटालिक सरफेस है तो ये ऐसे कैविटी फॉर्म हो जाएगा बार बार अगर बेसिकली इस टाइप की फेनोमेना हो रही है कि वाटर फ्लो कर रहा है और किसी पॉइंट पे अगर उसका वेपर प्रेशर से कम प्रेशर बेसिकली फॉर्म हुआ तो उस टाइम में वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट होके बबल फॉर्म होगा और वो जब आगे हाई प्रेशर पे मूव करेगा कंपैरेटिवली वहां पे वो क्या होगा, अनस्टेबल होकर फट जाएगा। फटने की वजह से साउंड, वाइब्रेशन और मेटालिक सरफेस प्रोड्यूस होगा और मेटालिक सरफेस पे बेसिकली इरोड करेगा, मेटालिक सरफेस को वो इरोड करेगा और मेटालिक सरफेस पे इस टाइप के इरोजन को बोलते हैं पिटिंग एक्शन। और इस पिटिंग एक्शन की वजह से उसका सरफेस पे बेसिकली कैविटी फॉर्म करेगा और इसी घटना को हम बोलते हैं कैविटेशन। मींस दिस इज अनडिजायरेबल, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका जो मैकेनिकल सिस्टम है वो डैमेज होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट जो आपको अंडरस्टैंड करना था। सो आई होप वेपर प्रेशर और कैविटेशन ये आपको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट अगर आप वाटर के केस में स्पेशली देखोगे, क्योंकि वाटर के लिए ही बेसिकली ये कैविटेशन वगैरह आपको टरबाइन और पंप में अंडरस्टैंड करना होगा आगे। सो वाटर के लिए जैसा मैंने बताया कि ये सबको पता होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करने लग जाता है और उस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आप देखो तो उस टाइम आपने कोई स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन नहीं किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो उसी प्रेशर पे अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले जाओ तो वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डियर स्टूडेंट क्या होता है, PATM 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और अगर mm में बोलो तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी का मतलब है PATM। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो ये वेपर प्रेशर भी कम होता जाता है। तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप ले सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उस पे देखो आपको इतने प्रेशर में ही वो इवापोरेट होने लग जाएगा। या यूं कह सकते हो कि अगर आपने ये प्रेशर मेंटेन कर दिया 17.5 mm जो कि बहुत कम है, तो वाटर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, वेपर हो जाएगा। मींस अगर कभी हमारा वाटर फ्लोइंग वाटर में जो प्रेशर है वो 17.5 mm ऑफ मर्क्यूरी से नीचे आ गया तो समझो वो वाटर तुरंत वेपर बन जाएगा और वेपर बनने की वजह से वो बबल बन के आगे मूव करेगा और मेटालिक सरफेस जहां पे आएगा वो वहां पे एक्सप्लोड होगा अगर, तो मेटालिक सरफेस पे
इरोजन या इरोड करेगा और उसकी वजह से वो उसमें डेंट लगाएगा जिसको पिटिंग एक्शन बोलते हैं, और यू कैन से कैविटी फॉर्म होता है, जैसे टीथ में खड्डा होता है उसको बोलते हैं कैविटी फॉर्म हो गया। तो ऐसा ही मेटालिक सरफेस में होगा जो कि स्पेशली टरबाइन ब्लेड्स, जो पंप के इंपेलर्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, वहां पे बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो ये कैविटेशन एक प्रॉब्लम है जो कि किससे लिंक्ड है डियर स्टूडेंट? वेपर प्रेशर से। सो आई होप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर है, और आप किसी भी एग्जाम में देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने जीरो लेवल से अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल सारे पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट डिस्कस किया विद डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस को क्रोनोलॉजिकली आप कंप्लीट बेसिकली व्यू करो और वहां से नोट्स बनाओ, क्योंकि हमने वीडियो में वही सारी डिस्कशंस को रखा है जो अननेसेसरी नहीं है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन करने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसी को हमने वीडियो में कन्वर्ट किया है। न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन में भी उतने ही पार्ट हमने डिस्कस किया जो कि एग्जैक्टली आपको करना है। हमने उसको अननेसेसरली डायग्राम बना के बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं किया। जो क्रक्स पॉइंट है वही मैंने आपको देने की कोशिश की है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो डियर स्टूडेंट। और मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, उसके जो आंसर्स आए हैं वो रिस्पेक्टिव वीडियो पे कमेंट करो, और एट द एंड लिस्ट व्हाट यू कैन डू इज कि आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नीडी स्टूडेंट जिसको बेसिकली इंजीनियरिंग को एंजॉय करना है, इंजीनियरिंग में बेसिकली किसी वजह से डिप्लोमा या बीटेक में वो वीकनेस रह गई, या वो किसी वजह से लर्न नहीं कर पाया, या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक की डिटेल को पढ़े और उसे बेसिकली क्रक्स और क्रीम नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डियर स्टूडेंट, बाय सेइंग कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको बोलते हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट डियर स्टूडेंट। प्रेशर और उसके जो मेजरमेंट है, मींस उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके लिए मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और बेस्ड न्यूमेरिकल और प्रेशर और उससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह है उसमें बेसिकली हम डील करेंगे। सो अगेन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।